हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि प्रश्नावली हमारी 1.1 चल रही थी, जिसमें प्रश्न 1, 2, 3, 4 कल की क्लास में कर लिए थे। आज हमें प्रश्न 5, 6, 7 आज की क्लास में हमें ये पूरी एक्सरसाइज के ये 3 प्रश्न और रह गए हैं, ये हमें समाप्त करना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न चौथा क्या कहता है, सॉरी 5 वाला हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है या नहीं। मतलब कि कहने का ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपको दिया हुआ 6 की पावर n, ठीक है, ये जो 6 की पावर n है, ठीक है, और n हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, ये n दी हुई है हमें प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं अपने बेसिक में कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। कहां से शुरू हो रही है बच्चों? एक से। और कहां तक जा रही है? अनंत तक। एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे ये चलती जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्राकृत संख्या। अब ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर जो n है, मतलब n की जगह हम ये जो रखे 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो वो अंक 0 पर समाप्त होती है या नहीं। आइए देखिए कैसे। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आए तो मैं समझाता हूँ। 6 की पावर n है, 0 पर समाप्त होती है या नहीं ये बताना है हमें। तो पहले मैं n की जगह 1 रखूंगा, क्योंकि ये n के स्थान पर है ना ये सभी नंबर, तो हम n की जगह पहले 1 रखेंगे। और 6 की घात अगर 1 हो तो क्या होता है? 6। मान लीजिए किसी की भी घात अगर 1 है तो वही नंबर रहता है, वो नहीं बदलता। इसके सिर पर एक घात है तो ये रह गया, ठीक है, ये 6 ही रह गया। अगर मान लीजिए हमने ये 2 उठा लिया, क्या 2, 6 की पावर 2, तो 6 की घात 2, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा? 36। भाई 6 की घात 2 का मतलब क्या है? 6 गुणा 6। जब 2 घात है तो 2 बार गुणा होता है, एक घात है तो हमारा सिर्फ एक ही बार गुणा होता है। तो 6 का 6 से क्या आएगा? 36। अगर इसी की जगह मैं 3 रख दूं तो जब 3 रखा जाएगा तो 3 क्या होगा? 3 का मतलब 3 बार गुणा, 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है बच्चों, तो ये होता है 216। 6 का घन 216। अगर इसी प्रकार मैंने 4 रख दी तो 6 की पावर 4 रख दी तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 36, 36, 36 इंटू 36 होता है हमारा 1296। अगर आप चाहें तो गुणा कर कर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर 6 की पावर आप 5 रखिए, 6 की पावर कुछ भी रखिए, ठीक है, ऐसे रखते जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी कितनी भी संख्या हो सकती है इनकी, अनंत तक। 100 रखिए, 200 रखिए, 500, 1000, 1500, आप कितना भी रखिए। ठीक है, तो हमें 2 4 रखकर दिखा देना है और फिर डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ देना है। इधर भी ऐसे ही आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर आप समझिए, आप कहेंगे सर हमें पढ़ नहीं पड़ा, हमें समझ नहीं आया। ये 6 की पावर n की बात कर रहा था, हमने 6 की पावर n का पूरा सारांश लिख दिया। 6 की पावर अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, आप देखिए यहां पर, यहां 6 की पावर 1 है तो ये 6 आ रहा है। समाप्त का मतलब ये है कि पीछे कौन से नंबर पर समाप्त हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं 16 में लास्ट का अंक कौन सा है? ये 6। या फिर इकाई का अंक कौन सा है? 6। या फिर किस पर समाप्त हो रहा है? 6 पर। मैंने पूछा 28 किस पर समाप्त हो रहा है? आप कहेंगे सर 8 पर। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि 0 पर समाप्त होता है या नहीं। आप देखिए 6 की पावर 2 भी जो है वो 6 पर ही समाप्त हो रहा है, तीनों जो है तो 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 की पावर 3 भी हमारा 6 पर समाप्त हो रहा है,
और 6 की पावर 6 भी, वो 4 भी हमारा 6 पर समाप्त हो रहा है। आप इसमें देखिए बच्चों कि जब मैंने एक घात रखी तो भी 6 आ रहा है, दो घात रखी तो भी 6 आ रहा है, तीन रखा तो भी 6 आ रहा है, चार रखा तो भी 6 आ रहा है। अगर मान लीजिए हम 5 भी रख देते ना तो भी 6 ही आता। मतलब n मतलब 6 की जो भी घात है या n की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, अगर 6 है तो अगर 6 की घात आप कुछ भी रखेंगे वो हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा? 6 पर। लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 पर समाप्त होता है, मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, हमें यही जांच करनी थी। तो आप कहेंगे कि ये 0 पर समाप्त नहीं होती, 6 पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बच्चों समझ आया होगा। इसी पर एक उदाहरण भी है, वो 4 की पावर n के लिए है, उदाहरण भी समझेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो बच्चों किस पर समाप्त होती है? 6 पर। किस पर? 6 पर। ठीक है, तो हमें यही लिखना था, यही बताना था कि वो 0 पे समाप्त होती है या नहीं। हमें ये नहीं बताना कि किस पे समाप्त हो रही है। अगर पूछता तो हम 6 लिख देते, लेकिन सिर्फ ये पूछ रहा है 0 पर समाप्त हो सकती है, तो आप कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको 5 वाला समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये दी हुई है हमारी भाज्य संख्याएं, अब ये क्यों है हमें ये बताना है। तो बच्चों मैंने प्रमेय 1.1 पढ़ाई थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यही बताई थी। तो जब वो संख्याएं भाज्य को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम तोड़ते थे, हमें भाज्य संख्या दी हुई होती थी, उसका जब हम गुणनखंड करते थे, जब फैक्टर करते थे, तो हम अभाज्य संख्या में करते थे। तो इसका भी वही करना है हमें। ये हमें भाज्य संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें फैक्टर जो करना है वो अभाज्य संख्या में करना है। कैसे देखते हैं। हमें पहले दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहले सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए, मान कर लीजिए ये दी हुई है, भाज्य संख्या दी हुई है, ये आपके पास भाज्य संख्या है। अब जब भाज्य संख्या दी हुई है तो अब आप इसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? जब इस प्रकार की संख्या दी हुई है तो हम उन्हें अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ते हैं उसे सीखते हैं। इन दोनों में आपको 13 दिख रहा है क्या? 13। जब 13 दिख रहा है तो हम 13 को क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां भी 13 है, यहां भी मैंने 13 ले लिया कॉमन। कॉमन हो गया बच्चों। जब 13 कॉमन हो गया तो यहां 7 रह गया इंटू 11। 13 का भाग 13 में गया एक बार, एक रह गया। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, मतलब सेम दिख जाए तो आपको से ले लेना है। बीच में साइन होना चाहिए, किसी ना किसी का चिन्ह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहां अगर मल्टीप्लिकेशन अगर यह गुणा होता तो आप कॉमन नहीं लेते, गुणा कर देते। लेकिन बीच में प्लस है तो कॉमन लेने से आसानी हो जाएगी गुणा करने में। ठीक है,
प्लस रह गया 13 का भाग 13 में गया बच्चों एक बार। अब बराबर 13, 11 सत्ते 77, दोनों का गुणा किया गया 77 इंटू 1 प्लस 1, 13, 77 एकन 77 प्लस के 1, ठीक है बच्चों, प्लस 1, 13, 77 और एक बच्चों हो गया 78, क्या हो गया 78। अब आपको देखना है 78 के फैक्टर, क्योंकि ये हमारी भाज्य संख्या आ गई भाई, ये पूरी भाज्य थी, मैंने इस पूरी भाज्य को ये इतना जकड़ लिया, ठीक है, इकट्ठा करके ले आया। अब आपने ऐसे तो तोड़े होंगे ना, तो मैं उसी रूप में ले आया जैसे आपने पीछे सीखा था। ठीक, अगर आप इसमें 13 का गुणा करेंगे तो भी वही हो जाएगा, लेकिन आप 13 का गुणा मत करना। क्यों मत करना, वो आपको अभी पता चलेगा। हमने 78 के किए फैक्टर, गुणनखंड, 2 से 3 9 39 बार, 3 से बच्चों 13 बार और 13 से एक बार। क्यों बच्चों, ये जो 13 है ये 13 अपने आप में अभाज्य है, जो 13 है ये अभाज्य है, इसीलिए मैंने गुणा नहीं किया। लेकिन जो 78 था वो भाज्य था, तो उसे तोड़ना जरूरी था अभाज्य में, इसलिए हमने 13 को नहीं तोड़ा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाज्य और अभाज्य पढ़ लेनी है आपको मेरे बेसिक से, क्लास 10th में ही पढ़ाया है मैंने। ये जो एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने इसका बेसिक, उससे भी पहले 4 क्लास थी जो संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, ये सभी मैंने बताई थी। तो आपको वहां से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो अब 78 को मैंने कैसे तोड़ा, 2 गुणा 3 गुणा 13, इसमें तोड़ लिया। अब आप देखिए 13 अपने आप में अभाज्य, 2 अपने आप में अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। जब सभी संख्या अपने आप में अभाज्य आ गई ना, तो हमने इस भाज्य को इस अभाज्य में तोड़ दिया। अब मैंने आपको एक बात भी बताई थी बच्चों, जब आपको कोई चीज सेम दिख जाए तो उनकी जब सिर पे जो भी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, या कोई घात नहीं है तो एक होती है, तो इनकी घातें हमारी क्या हो गई, जुड़ गई। 13 पे एक और एक बच्चों 2, ये आ गया आपका आंसर अभाज्य संख्या में। तो भाज्य क्यों थी, ठीक है, जब हमने उसे अभाज्य में तोड़ दिया, यही बताना था। तो 7 गुणा 11 गुणा, इसकी हिंदी लिखते हैं 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2 अभाज्य संख्या के, ठीक है, ये वाली हमारी अभाज्य संख्या है। या फिर ऐसा कीजिए आप, भाज्य संख्या आगे लिख लीजिए, ऐसा करते हैं, इसे आगे लिखते हैं, भाज्य संख्याएं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 इसलिए है, ठीक है, भाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या 2 गुणा 3 गुणा 13 की घात 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। जब ये भाज्य संख्या है तभी तो हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, तो बच्चों ये हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है। अब इसी में आगे इसकी बात आती है, किसकी, इसकी,
बच्चों इसे देखिए, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर ये 5 कॉमन है और यहां ये 5 कॉमन है। दोनों में 5 दिख रहा है तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या रह गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 में 5 का भाग गया एक बार, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 में 5 का भाग एक बार गया। बच्चों 5 कॉमन था, एक दूनी 2, दो तिया 6, 6 चौक 24। 24 का 6 से करेंगे 144 और 144 सत्ते 1008। ठीक है बच्चों, 1008 प्लस 1, ये वाला एक। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हमें जोड़ देना है एक, तो 1000 हो गया 9। ठीक है बच्चों, 5 अपने आप में होती है अभाज्य। क्या होती है, अभाज्य। तो इसे तो हमें तोड़ना ही नहीं है, ये तो अभाज्य आ गई। अब बात आती है 1009 की, 1009 की। तो आप बच्चों इसमें भाग दीजिए, किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए। ठीक है, आप जब तक दीजिए जब तक ये किसी से कटे नहीं, या फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये किसी से भी नहीं कटेगी, ये हमारी अभाज्य ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारी अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। तो जब दोनों हमारी अभाज्य हो गई तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, कि भाज्य संख्याएं भाई ये तो अभाज्य हो गई, जिस प्रकार ये हमारी अभाज्य हुई थी ये भी अभाज्य हो गई। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसलिए बच्चों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 5 और, या फिर आप ऐसे कीजिए बच्चों, 5 गुणा 1009। ठीक है, 5 गुणा 1009 के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, व्यक्त, मतलब हम लिखते हैं इसके रूप में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, ये कह रहा था व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है। अब भाज्य क्यों है ये तो आप समझ नहीं रहे होंगे, क्योंकि 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 13 अभाज्य। ऐसे यहां पर 7 अभाज्य लेकिन 6 भाज्य है। तो आप कहेंगे सर इसमें भाज्य अभाज्य मिलवा है, तो इसीलिए हमने 13 कॉमन ले लिया, उसके बाद इसका किया गुणा। एक रह गया यार, जब 13 आ गया तो 13 आ गया, एक रह गया। 11 सत्ते 77 और 77 एक 77 प्लस एक तोड़ दिया, 78 हो गया। तो 78 बच्चों कैसा आ गया, भाज्य आ गया, नहीं आ गया। 13 तो अभाज्य था इसलिए मैंने गुणा नहीं किया, उसे यूं ही रहने दिया, जैसा था वैसे ही रहने दिया। लेकिन उसके बाद मैंने इसके किए फैक्टर, इसमें तोड़ दिया। यहां भी 13 यहां भी 13, तो 13 पे घात बच्चों 2 हो गई। तो आपने देखा कि ये हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें बात आ गई कि ये भी हमारी भाज्य है, तो 5 कॉमन आ रहा था दोनों में से, 5 ले लिया। 7 6 5 की जगह 1 रह गया, 5 का भाग 5 में एक बार गया। भाई कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। 4 रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, 1 रह गया, तो 5 आ गया, 5 में 5 का भाग एक बार गया। जब इन सब का गुणा किया तो बच्चों 1008 आ गया। तो इस एक को जोड़ेंगे तो 1009, 5 भी अभाज्य है और 1009 भी हमारी अभाज्य है। जब दोनों ही हमारी अभाज्य हैं तो भाज्य संख्याएं ये हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने व्यक्त कर दिया।
आइए तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए बच्चों 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई खेल का मैदान है, मान लीजिए मैदान है, इस मैदान, ये कोई मैदान है, मान लीजिए ये रहा, कैसा भी ले लिए, इसके चारों ओर एक वृत्त है। कैसा है? वृत्त, वृत्ताकार पथ। तो इस मैदान को मैं भूल गया और ये वृत्ताकार पथ ले लिया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस गोल वाले जो पथ है इसका चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ये सोनिया यहां से चलना शुरू करती है और 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। रवि भी यहीं से शुरू करेगा भाई, यहां से भागने वाला पॉइंट है, यहां से शुरू करता है। तो यहां से सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं बच्चों, और यहां से ही रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो भाई रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज भाग रहा है, तो उसे कम मिनट लग रही है, और सोनिया थोड़ा स्लो है इसीलिए उसे ज्यादा मिनट लग रही है। अब आगे कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके। बच्चों ये दोनों एक साथ चलते हैं, मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं तो एक साथ रनिंग करते हैं, या वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं तो एक साथ टहलते हैं, तो एक साथ निकलते हैं। किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की स्लो। तो यहां पर हमारे केस में रवि थोड़ा तेज चल रहा है और सोनिया थोड़ी धीमी है उससे। तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही समय पे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए 9 बजे वो ये सुबह टहल रहे हैं तो 6 बजे चलते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए 6 बजे चल रहे हैं तो ये जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। किसमें? 18 में। तो बच्चों ये 6:18 पर एक चक्कर लगा देगी, और जो रवि है हमारा वो बच्चों 12 मिनट में, तो 6:12 पे एक चक्कर लगा देगा। ठीक है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए ये बच्चों इस प्रकार टहल रहे हैं कि ये यों चल रहे हैं दोनों, इस दिशा में यों कर कर, ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, सॉरी चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वो बच्चों यहां से जहां से शुरू करते हैं वहां पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। अब आप देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं हूं रवि और कोई है सोनिया। ठीक है, सॉरी ऐसा कहते हैं, ये है, ये रवि है, ब्लैक वाला, लड़के काले होते हैं, तो ये रवि है और ये सोनिया। अब नीली लड़की नीली नहीं होती। ठीक है, तो सोनिया जब चलना प्रारंभ करते हैं तो ये रवि एक काम करता है, तेज चल रहा है, तो ये जब रवि यहां पर लौट कर आएगा 12 मिनट बाद, इतनी 12 मिनट बाद, तो सोनिया तो 18 मिनट में है ना, तो वो 6 मिनट पीछे चल रही है उससे, तो वो यहां कहीं रह जाएगी, यहां कहीं। फिर रवि आगे चलकर एक और चक्कर लगाता है, तो सोनिया जब रवि एक और चक्कर लगाएगा तो रवि को होगी 24 मिनट टहलते हुए। ठीक है, लेकिन सोनिया क्या करती है, वो दूसरा चक्कर लगाती है तो उसे हो जाती है 36 मिनट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब रवि पहला चक्कर यहां लगा के प्रारंभिक स्थान पर पहुंचा तो सोनिया 6 मिनट पीछे थी उससे। ठीक है बच्चों, थोड़ा पीछे थी। वो जब रवि दूसरा भी चक्कर लगा लेता, सोनिया यहां कहीं रह गई, यहां कहीं आ गई। ऐसे रवि एक तीसरा चक्कर लगाएगा तो सोनिया और रवि इस स्थान पर मिल जाएंगे। कैसे? अब देखिए, ये दूसरा चक्कर 6:36 पे लगा पाएगी भाई, 18 मिनट में लगाएगी, तो पहला 18 पे है, फिर 18 दूनी 36, दूसरा चक्कर 36 पे होगा, 36 मिनट में लगाएगी, तीसरा 54 मिनट में। ऐसे ही रवि जब एक 12 में लगा देता है तो दूसरा 24 पे और तीसरा 12×3 = 36। तो ये 36 यहां भी है, 36 यहां भी है, तो दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे भाई। 36 पे दोनों उसी स्थान पे
फिर से मिल जाएंगे। बच्चों ध्यान से समझना इसे, अभी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब रवि 3 चक्कर लगाता है तो सोनिया 2 चक्कर लगा पाती है। अब यहाँ समय पूछ रहा था कितने मिनट बाद मिलेंगे। अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि कितने चक्कर लगा रहा है रवि या सोनिया तो आप बता देना। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब कितना समय पूछ रहा है तो वो 36 मिनट बाद आपस में मिल गए। भाई 36 मिनट पे ही तो मिले हैं, ये भी 6:36 पे और ये भी 6:36 पे है। तो बच्चों 36 मिनट बाद ये मिल गई। ये तो लॉजिक है, डेली हम जो पढ़ते हैं उसी का लॉजिक है, ठीक है बच्चों। अब हम आपको जो सॉल्व कराना है वो कैसे करना है वो सीखते हैं। तो बच्चों आप इसे ध्यान रखना थोड़ा लॉजिकली। अब बच्चों देखिए, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं बच्चों बराबर 18 मिनट। मिनट को MIN, ठीक है बच्चों, या हिंदी में आप लिख लीजिए। तथा एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं बच्चों 12 मिनट। रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है बच्चों। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बच्चों कितना लगेगा। तो आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक चक्कर लगा रहा तो 12, फिर 24 पे 36, ऐसे ही उसका 18 पे 36। तो जब बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका निकाल देना है एलसीएम। क्या एलसीएम? 18 मिनट का और 12 मिनट का एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया था। 18 और 12 के आपको फैक्टर करने हैं। 2 से बच्चों ये 9 बार, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार, ठीक है बच्चों। ऐसे ये 2 से 6 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से बच्चों ये 1 बार। तो बच्चों 18 के फैक्टर आए आपके 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के फैक्टर आए बच्चों जो 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है बच्चों। ये आपके इसके फैक्टर आ गए। भाई दोनों को प्रारंभिक स्थान पे मिलने के लिए जो समय लगेगा वो इनका एलसीएम निकलेगा, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम बच्चों वो होता है कि मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो दोनों से कट जाए। तो आप देख रहे थे कि वो 36 मिनट में मिल रहे थे। तो 18 का भाग 36 में 2 बार जाता है और 12 का भाग 36 में 3 बार जाता है। अन्यथा इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो 18 और 12 से कट जाए, ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना एलसीएम में हम हमेशा छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, वहीं एचसीएफ में इसका उल्टा होता है। एचसीएफ में हम इससे बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, ठीक है। मैंने ये बेसिक में बता दिया, ठीक है बच्चों। 1.1 का बेसिक एचसीएफ और एलसीएम थंबनेल्स पे लग रहा होगा, उसमें मैंने सिखाया, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है जो कॉमन मिले उससे आप ले लीजिए। ये एक जैसा चेहरा है और ये भी एक जैसा चेहरा है। तो बच्चों मैंने बताया था एलसीएम के लिए हमेशा जो सेम दिखे आप उसे रख लीजिए। 2 और 3 एक जैसा है तो रख लिया। फिर बच्चों जो रह जाता है
जो रह जाता है उसे आप रखिए 3 गुणा 2, 2 तिया 6, ठीक है, और 6 3 18, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। तो बच्चों इसका आ गया सॉरी 36, कितना 36 मिनट। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी आंसर को हम कैसे लिखेंगे? रवि व सोनिया, या सोनिया व रवि, आगे पीछे लिख लीजिए, को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में 18 मिनट लगते हैं। बच्चों कितने लगते हैं? 18 मिनट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, मैथ सीखने के लिए, आप मान लीजिए आपको कभी भी मैथ नहीं आ रहा, ये आप ये भी समझिए आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप एक काम करना, इस क्लास को 2 बार देखना, या फिर आप ऐसा कीजिए 2 बार देखिए, 1 बार देखिए, आप इसको देख कर लिखिए। जितनी बार आप देख कर लिखते जाएंगे, मैथ को रिवीजन करने प्रैक्टिस करना चाहिए, देखकर सवाल लिखते रहिए। आप जितना देखकर लिखेंगे लिखिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने आप ही थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि क्वेश्चन में आखिर हो क्या रहा है। मैथ में यही प्रैक्टिस होती है, आपको किसी टाइम ये समझ आएगा कि आखिर इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, फिर आप धीमे धीमे सीखते चले जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ था। सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे, रवि को 12 मिनट लग रहे थे, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो थोड़ा तेज चल रहा है, वो धीमे किस टाइम पे आके वो मिलेंगे, किस टाइम पे आके मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको ये समझ आएगा। तो मैथ को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा मैथ आएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ ये आपकी क्लास समाप्त होती है, आज की प्रश्नावली 1.1 भी समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब हम कल की क्लास में इसके उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज उसका बेसिक करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों।